वेल, आज की क्लास में हम लोग गॉस लॉ का रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। एक नई स्टूडेंट भी बैठी है तो शी विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल विद दैट। और ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जानने की जरूरत है। पहला है व्हाट इट मीन्स बाय फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज्ड सरफेस। इट इज फ्लक्स associated with a closed surface, associated with a closed surface, flux associated with a closed surface। ये जो टर्म है it is always calculated over a closed surface only। और क्या था फॉर्मूला इसका? फाई गोइंग आउट माइनस फाई गोइंग इन। किसी सरफेस के अंदर, ये कोई एक क्लोज सरफेस है, कुछ फ्लक्स अंदर घुस रहा है, फाई इन है, कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा है क्योंकि देयर आर चार्जेस, फाई आउट। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज गिवन बाय दिस। ये आपको जानना है, ठीक है? सबको मालूम है। लिखते क्यों? तुम लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, दोबारा क्यों लिख रहे हो? हाँ, दूसरा चीज हुआ how you define electric field. Electric field at any point P is equal to d phi by dsn, where dsn is, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। dsn is a small area normal to, means perpendicular to, normal to the direction of flux at point P। पॉइंट P में निकालेंगे तो दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर गोइंग लाइक दिस, लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर ऑल गोइंग लाइक दिस, तो आप कहोगे, अगर आपको पूछा गया ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब एक छोटा सा एरिया लो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, लाइंस ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर है। देखो ये एरिया अभी इसको परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये एरिया है ds और इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स है d फाई और ये पॉइंट हो गया P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड d फाई बाय dsn। मैं अगर गलती से ये मैग्नीट्यूड साइन को छोड़ के कुछ ऐसे लिख दूंगा EP इज इक्वल टू d फाई बाय dsn, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, जबकि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट नॉर्मल एरिया। ध्यान रखना, छोटे छोटे चीजों में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, छोटे छोटे चीजों में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आशुतोष भैया को तो लास्ट ईयर ही मिलने वाला था, ही हैज गॉट सो नाइस, सो टैलेंटेड। कितना सिली मिस्टेक किया कि उसको नहीं हुआ, ये साल वो किया फॉर कैजुअल अप्रोच, छोटे छोटे प्लस माइनस मिस्टेक करके गड़बड़ कर दी। सतर्क रहना। पॉइंट नंबर थ्री में हम लोग देखे हैं कि एरिया इज ए वेक्टर। क्या है? एरिया अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड of area is nothing but geometrical area enclosed, geometrical area, and direction is normal to or perpendicular to plane of area। ये भी हम जानते हैं। अगर ये कोई एक एरिया है ऐसे, तो ये एरिया एक वेक्टर है। डायरेक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया ds। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये जो ज्योमेट्रिकल एरिया है दैट इज द मैग्नीट्यूड। ऑल्सो वी हैव सीन दैट क्योंकि E इज इक्वल टू d फाई बाय dsn, ठीक है? E वेक्टर साइन नहीं दिए तो ये मैग्नीट्यूड है, और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो d फाई फ्लक्स पासिंग थ्रू any
एरिया ds इज इक्वल टू क्या है, इट इज E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ये एंगल थीटा है तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, E डॉट ds, जो को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो E इंटू नॉर्मल एरिया, एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक की सारा चीजें हम लोग देखें। फिर हम लोग देखे थे गॉस लॉ। तो अब आपका स्कूल में अगर आएगा स्टेट गॉस लॉ तो क्या लिखना है, वो तो सर लिख चुके हैं, नहीं उतना लिखने से पूरा मार्क नहीं मिलेगा। स्टेट गॉस लॉ बोलने से आपको क्या लिखना है, लेट अस राइट स्टेट गॉस लॉ। चलिए ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे, the net flux coming out of any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed in the surface ठीक है। अगर हम कहेंगे ये एक क्लोज्ड सरफेस है, कैसा भी शेप का हो, नाम दे देते हैं इसका S, अंदर इसके कोई चार्ज है Q in, ये Q in क्या है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड। मान लो Q1 है माइनस Q2 है प्लस Q3 है, तो Q in क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज इनसाइड। और यहां पर हो सकता है कि कुछ बाहर भी इसके कुछ चार्ज होंगे, लेट अस कॉल देम Q आउट। और ये दोनों चार्ज के चलते इस पॉइंट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E P, समझ में आया क्या? तो ये जो क्लोज सरफेस है इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कौन सा क्लोज सरफेस, जिसका नाम है S, नाम है S क्या, S इज रिप्रेजेंटिंग ए क्लोज सरफेस, इट इज ए फंक्शन ऑफ x y z। जैसे सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर करते हो, इट्स ए फंक्शन ऑफ x एंड y। एलिप्स क्या होता है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली क्लोज सरफेस का स्फीयर का भी कुछ फॉर्मूला होता है 3D में, या फिर कोई क्लोज सरफेस उसका कोई इक्वेशन है, इट्स ए फंक्शन ऑफ x y z, इट्स ए S, इट्स ए क्लोज्ड सरफेस। ये सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेंगे और देखेंगे कि इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, सारा फ्लक्स को निकाल के जोड़ देंगे। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds, यू नो ds इज ए वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन कैसा है, द डायरेक्शन इज लाइक दिस। The direction is like this ds। अब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल भी होगा, E भी तो एक वेक्टर है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ E पॉइंट में जो E है वो क्यों है, इज इट ड्यू टू ओनली Q in? नो, इट इज ऑल्सो ड्यू टू Q out। दोनों को मिला के कुछ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो ds एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यू से EP डॉट ds। तो आप कहेंगे लेट अस कंसीडर, यही लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर a closed surface S, Q in is charge inside, ये पूरा लिखना पड़ेगा मार्क पाने के लिए। Q out is charge outside, ठीक है। अब ये जो क्लोज सरफेस है इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हम कहेंगे ये जो सरफेस एरिया है E डॉट ds give you the flux coming out of this। d phi क्या है, flux coming out of a small area ds located
इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। हाँ सर, ये तो जानते थे। तो अगर छोटा सा एरिया से ds निकल रहा है तो आप कहोगे टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ds का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। कुछ बुक में यहां पर ऐसा एक साइन दे देते हैं जो कि गलत है, कुछ बुक में देते हैं। आई हैव नॉट वेरीफाइड विद एनसीईआरटी क्या लिखा है। ऐसा देने से इसको लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि यही चीज हमें पढ़ने वाले हैं फिर से मैग्नेटिज्म चैप्टर में। क्लोज सरफेस लिखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज दिस, इट्स ए क्लोज्ड सरफेस। 2 बार इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन। आप ऐसे लिखो, कोई मार्क नहीं काटेगा, काटेगा तो उसको काट देंगे, ठीक है। ई डॉट ds, so this is a total flux coming out, अच्छा, by Gauss law E dot ds का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, S क्या है, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इतना तक लिखना पड़ेगा तो पूरा मार्क मिलेगा। क्या गोलोक बिहारी को समझ में आ रहा है? गोलोक बिहारी वोट दे दिया? हाँ, वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्या बातें समझ में आया? देख के डरो मत, ये एक्सप्रेशन इसका डायरेक्ट यूज कुछ नहीं आएगा, बस एक बार आईआईटी जेईई में आया है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, ये स्टेटमेंट आया था, बताओ ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस, किसके लिए? चार्ज इनसाइड की चार्ज आउटसाइड? नो नो नो, दोनों के लिए। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q in एंड Q out। ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। s क्या है? क्लोज्ड सरफेस। Q in क्या है? चार्ज इनसाइड। समझ में आया? यही पूछा गया था वो इसमें। E represents what, ds represents what, Q in represents what, ठीक है, और S represents what, S is a closed surface। ध्यान रहे यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज ये है कि E is nothing but field strength और intensity on surface due to Q in and Q out। मतलब E को निकालने में Q in and Q out की जरूरत पड़ता है, लेकिन जब निकालते हैं तो मिलता है सिर्फ Q in के ऊपर डिपेंड करता है, Q out के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे लिखना पड़ता है। राइट गॉस लॉ, वो बोलेंगे स्टेट गॉस लॉ, फिर एक डेरिवेशन उसके साथ देंगे, ठीक है। चलिए, यूजिंग गॉस लॉ, ध्यान देखना, अगर तुम बढ़िया से पहला चीज को समझ जाओगे तो बाकी सारा चीज आप खुद कर लोगे। एक को समझ जाओगे, सारा डेरिवेशन कर लोगे। इसमें 4 किस्म की डेरिवेशन आते हैं। एक होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज, ड्यू टू ए इंसुलेटिंग स्फेरिकल क्लाउड, एंड चौथा होता है ड्यू टू ए सरफेस चार्ज एंड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ये बार बोर्ड एग्जाम में सरफेस चार्ज के लिए आया था। सरफेस चार्ज के लिए आपकी बुक में सिर्फ दिया है अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस चार्ज है तो क्या होगा, जबकि मैं हर साल कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग दोनों का पढ़ाता हूँ। और इंटरेस्टिंगली ये बार बोर्ड में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों का आया था इंटरेस्टिंगली, जो कि कंडक्टिंग सरफेस चार्ज के लिए दिया नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना सारी चीजों को। यूजिंग गॉस लॉ हम कुछ उसका एप्लीकेशन देखते हैं। गॉस लॉ पढ़ेंगे तो फायदा क्या है? एप्लीकेशन हुआ, इट विल हेल्प अस इफ यू कैन इंटेलिजेंटली यूज द लॉ, इट कैन हेल्प अस इन डिराइविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नई लड़की बैठी है, शायद उसको समझ में आया होगा या नहीं होगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। consider a long line charge of lambda coulomb per meter
passing through an imaginary cube of side length L, find what can be maximum flux coming out of the cube. बोल रहा है कि कोई एक लाइन चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, साइड लेंथ एल। सोचो कि कोई क्यूब है, ये कोई एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ एल है, इसमें से कितना मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा? यू नो द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर कोई लाइन चार्ज इसके अंदर सीधा ऐसे गया जिसमें लैम्डा कूलम चार्ज है ओवर एवरी मीटर लेंथ और ये क्यूब का साइड लेंथ एल है, तो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड? यहाँ पर जो चार्ज है वही है चार्ज इनसाइड। अगर ये लैम्डा कूलम पर मीटर हुआ तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा कूलम पर मीटर और ये लेंथ है एल, तो इसके अंदर कितना चार्ज हो गया? लैम्डा इंटू एल। ठीक है ना? तो आप कहोगे इट इज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन पूछा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम फ्लक्स। अगर ये लाइन चार्ज को सीधा रखेंगे तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन जीरो फ्लक्स निकल के आएगा। मतलब जितनी ज्यादा चार्ज रहेगा क्यूब के अंदर उतना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। क्या बता सकते हो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस लाइन चार्ज दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड दिस क्यूब? एल रूट टू। सोचो ये स्क्वायर नहीं है भैया, क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। सोचो तो आपकी जिस रूम में बैठे हो उस रूम में सबसे लंबा वाला डंडा रखेंगे तो कैसे रहेगा? फ्लोर का एक कॉर्नर से रूफ का ऑपोजिट कॉर्नर में, है कि नहीं? फ्लोर का एक कॉर्नर से रूफ का एक ऑपोजिट कॉर्नर में, और वो लेंथ कितना होता है मालूम नहीं है। चलिए निकालते हैं, निकालते हैं। सपोज ये हो गया आपका क्यूब, और ये हो गया आपका ऐसा। ये हो गया क्यूब। जो सबसे लंबा लेंथ वाला जो लाइन चार्ज होगा वो कहां से शुरू करेगा? वो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से इस कॉर्नर तक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? दिस द लॉन्गेस्ट लाइन चार्ज। अच्छा तो ठीक है, अगर यही लॉन्गेस्ट लाइन चार्ज है तो सोचो और बताओ कि यहां से यहां तक का जो लाइन चार्ज होगा उसका लेंथ क्या होगा? ये तो फ्लोर है, इसका लेंथ हो जाएगा, ये एल है, ये एल है, तो ये हो जाएगा रूट टू टाइम्स एल स्क्वायर का डायगोनल। और ये रूट टू एल है और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ एल है, दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू एल। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी, एल का स्क्वायर रूट टू एल का स्क्वायर होल रूट ओवर। होगा कि नहीं होगा? यस। तो आप कहोगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन चार्ज इनसाइड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल का स्क्वायर रूट टू एल का स्क्वायर होल ओवर। निकालो तो इट इज रूट थ्री एल। तो ये मैक्सिमम लेंथ का लाइन चार्ज इसके अंदर रह सकता है। सो क्यू मैक्सिमम कितना होगा इनसाइड? इट इज रूट थ्री इंटू एल इंटू लैम्डा, क्योंकि वो लाइन चार्ज पे कैसा चार्ज है? लैम्डा कूलम पर मीटर। कितना मैक्सिमम लेंथ रह गया? रूट थ्री एल। कितना चार्ज रहेगा? रूट थ्री एल लैम्डा। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ? इट इज क्यू मैक्सिमम बाई एप्सिलॉन जीरो। सो इट इज रूट थ्री एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन जीरो।
क्या बात समझ में आया? Is it understood? Yes, yes, yes. ओ नई लड़की का नाम मैं भूल गया यार, मैं इतना जल्दी भूल जाता हूँ। क्या था बेटा नाम तुम्हारा? कौरे जिज्ञासा तनाकड़ो। बोल दो। फिर उसका नाम बोल दो। क्या माइक्रोफोन नहीं है क्या? ज्योतिर्मयी साहू, JS। अब याद रहेगा। ज्योतिर्मयी को क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ज्योतिर्मयी के लिए छोटा सा क्वेश्चन। ज्योतिर्मयी, हियर इज ए चार्ज Q, 2Q, एंड हियर इज ए चार्ज -Q, और हियर इज ए क्लोज सरफेस ऑफ दिस शेप। ये क्लोज सरफेस का नाम है S1। हियर इज अनदर क्लोज सरफेस, छोटा सा S2, एंड हियर इज अनदर क्लोज सरफेस S3। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस S1? S1 सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है? अब डिपेंड करता है उसके अंदर क्या चार्ज है। S1 के अंदर क्या चार्ज है? 2Q है कि नहीं? 2Q इज द चार्ज इनसाइड, तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस S1 विल बी 2Q बाय एप्सिलॉन 0। व्हाट इज द फ्लक्स, ये एक बता दिया मैं, बाकी आप बताओ। व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस S2, ये वाला सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है बताओ? व्हाट फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ S2? बोलो बताओ। ये जो S2 है भैया, S2 वाला सरफेस ये वाला है, इसके अंदर क्या चार्ज दिख रहा है आपको? ओनली 2Q। तो द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ S2 इज आल्सो इक्वल टू 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ S3? S3 सरफेस को देखिए ये वाला। व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड? 2Q माइनस Q, तो हो गया Q। व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ S3? विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग यूज करते हैं गॉस लॉ का। पहला देखेंगे, E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। स्कूल वाले ये डेफिनेशन पूछेंगे। कोई पॉइंट चार्ज है, उसके चलते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कोई पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें पता करना है। वो तो सर हम जानते हैं, r डिस्टेंस में q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कितना होता है? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और हमें पहले से मालूम है कि q बाय r स्क्वायर। लेकिन यूजिंग गॉस लॉ वी वांट टू डू, दे विल आस्क यू स्टेट गॉस लॉ and using the law derive the expression for electric field due to a point charge of q coulomb at a distance r from it, ऐसे करके पूछेंगे। अब यहाँ पे हो गया कोई एक पॉइंट चार्ज, इस चार्ज के चलते हमें कुछ यहाँ से r डिस्टेंस में हमें निकालना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स लॉ वाला फंडा यूज करते तो वहां पर 1 कूलम्ब चार्ज रख देते, देख लेते कितना फोर्स हो रहा है। Q 1 कूलम्ब के ऊपर क्या फोर्स आएगा? KQ इंटू 1 बाई r स्क्वायर, तो KQ बाई r स्क्वायर। लेकिन यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इट इज d फाई बाय dsn। क्या था dsn? ए स्मॉल एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। स्टेटमेंट को याद रखो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और आपको मालूम है कि ये जो q कूलम्ब चार्ज है, उस q कूलम्ब चार्ज के लिए यहाँ पर हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फ्लक्स है कैसा है? ऐसे जा रहा है, दे आर गोइंग रेडियली अवे, द लाइंस ऑफ फ्लक्स आर गोइंग लाइक दिस। q कूलम्ब चार्ज से फ्लक्स निकल के ऐसे जा रहा है, और हमें पता करना है एक सरफेस जो कि लाइंस ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सरफेस होगा वो अगर कुछ ऐसा होगा तो ये लाइंस ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर हो जाएगा। सोचो कैसा सरफेस होने से हर जगह लाइंस ऑफ फ्लक्स उसको परपेंडिकुलर होंगे?
कैसा सरफेस होने से? स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो ऐसे निकलेगा, इधर निकलेगा, किधर भी निकले, बिकॉज द फ्लक्स आर कमिंग आउट रेडियली आउटवर्ड्स, सो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। बात समझ में आया? तो हमें कैसा एक एरिया लेना चाहिए? ऐसा एक एरिया लेना चाहिए जो कि स्फेरिकल शेप का होगा। तो हम निकाल देंगे वो उसका एरिया कितना है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, काम बन जाएगा। तो बिना वो चीजें समझाए आप सीधा सीधा लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर a spherical Gaussian surface किसको कहते हैं Gaussian surface? ऐसा एक सरफेस एरिया जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर है। Spherical Gaussian surface of radius r and charge q or point charge at center with point charge q at center। चलिए इमेजिन करते हैं एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r है और जिसकी सेंटर में क्या है, सेंटर में है आपका पॉइंट चार्ज। ये हो गया गॉसियन सरफेस। तो मैं एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे ले लिया। क्यों लिया स्फेरिकल? क्योंकि मुझे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। कब? व्हेन द फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो मैं ऐसा एक एरिया लेने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे हर जगह जो लाइंस ऑफ फ्लक्स होंगे वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया होंगे। सेंटर से निकल रहा है तो सरफेस को परपेंडिकुलर तो होना ही है, नहीं? अच्छा, फाइव फ्लक्स coming out of this area or this surface, ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है? आप कहोगे गॉस लॉ कहता है कितना फ्लक्स निकलेगा। ये जो हम सरफेस एरिया लिए हैं स्फेरिकल, इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करता है कि कितने चार्ज इनसाइड है। दैट इज, क्या चार्ज इनसाइड है? Q है, तो Q by एप्सिलॉन नॉट। This is the flux coming out of the Gaussian surface area। ऐसा लिखने के बाद पक्का लिखना यहाँ पर बाई गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ को लगा के यूज करके बताने के लिए बता गया है। ठीक है, यू हैव टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ये जो फ्लक्स निकल रहा है कैसे निकल रहा है? ये सरफेस एरिया से निकल रहा है। अच्छा, तो व्हाट इज एरिया AN? एरिया नॉर्मल टू फ्लक्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू फ्लक्स। कौन सा एरिया है जो फ्लक्स को परपेंडिकुलर है? पूरा का एरिया। ये वाला एरिया भी परपेंडिकुलर है, ये वाला एरिया भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है। द एंटायर एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स। और ये स्फीयर का रेडियस क्या है? r। फॉर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द सरफेस एरिया? याद है क्या? हम लोग सरफेस टेंशन में बबल वगैरह पढ़े थे। क्या होता है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर? 4 pi r square। तो द एरिया नॉर्मल टू फ्लक्स इज 4 pi r square। इसका मतलब फ्रॉम ए नॉर्मल एरिया ऑफ 4 pi r square दिस मच फ्लक्स इज कमिंग आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहेंगे? The electric field is given by flux passing per unit normal area। AN एरिया से 5 फ्लक्स जा रहा है, यूनिट एरिया से कितना जाएगा? So it is Q by epsilon 0 divided by 4 pi r square। सिंप्लीफाई करो तो it is Q by 4 pi epsilon naught r square, जो हम पहले से जानते थे कि Q by r square बोलते थे ना, वही है। क्या चीजें समझ में आया? क्या सबको ये चीजें समझ में आया? यस। क्लियर? आगे बढ़े। अगर ये डेरिवेशन आएगा CHEC वालों का, रेगुलरली आता है,
क्या आप कर पाओगे? एट ए डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? q/4πε0 r²। और ये डेरिवेशन आएगा, इतना लिखना पड़ेगा, एंड इट विल बी फॉर 5 मार्क्स फॉर CHSE पीपल। हाँ, उसमें क्या रहेगा? स्टेट गॉस लॉ एंड राइट दिस। CBSE में भी आता है, लेकिन 3 मार्क के लिए आता है, स्टेट गॉस लॉ एंड डिराइव दिस। सबको समझ में आया? अब चलो देखते हैं E ड्यू टू ए चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर, कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है भैया, इसमें कुछ चार्ज रखा गया है और ये स्फीयर का रेडियस भी दिया हुआ है आपको, रेडियस r है और चार्ज कितना है? चार्ज है q। पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस रीजन ड्यू टू दिस स्फेरिकल चार्ज। हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे, वो चार्ज कहाँ जाएगा? सेंटर में जाएगा कि वॉल्यूम में जाएगा? वेयर द चार्ज विल गो? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस। मतलब जो भी आप चार्ज दिए हो, वो चार्ज कुछ यहाँ पे सरफेस में है ना? ये समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एनी चार्ज, पहले लिखना पड़ेगा, एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर गेट स्प्रेड ऑन द सरफेस। ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें मार्क है। मतलब जो भी चार्ज आप दिए हो सरफेस में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर? अंदर, बाहर, हर जगह। चलिए बाहर किसी जगह निकालते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड। बीट नंबर 1 में लिखेंगे E एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, और x क्या है? ग्रेटर देन r है। मतलब कुछ यहाँ पे मुझे पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना दूर पे? x डिस्टेंस पे पता करना है। अच्छा, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और हम जानते हैं जो चार्जेस है इसकी सरफेस में है, तो दो लाइंस ऑफ फ्लक्स मस्ट बी गोइंग आउट लाइक दिस। ऐसे करके जा रहे होंगे। द लाइंस ऑफ फ्लक्स फ्रॉम द स्फेरिकल चार्ज मस्ट बी गोइंग लाइक दिस। तो ऐसा करके लाइंस ऑफ फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो हमें समझ में आता है। If the lines of flux are all going like this, normal to the surface, you know, the lines of flux come out from a conducting surface in a direction perpendicular to the surface. वो सब जानकारी तो इसलिए दिया गया था ताकि आप यूज कर पाओगे। और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए what we know is E is equal to d phi by dsn। हमें एक छोटा सा एरिया लेना है जो कि लाइंस ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइंस ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर होता हुआ एरिया ऐसा होगा, इसको परपेंडिकुलर होता हुआ एरिया ऐसा होगा, इसको परपेंडिकुलर होता हुआ ऐसा एरिया होगा। और खाली ऐसे नहीं जा रहा है, इधर भी तो निकल रहा होगा। तो सारे को परपेंडिकुलर करके अगर एक सरफेस एरिया बनाएंगे, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस? कैसे होगा? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, क्यूबिकल, कोनिकल? क्या होगा? स्फेरिकल ही होगा। तो क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए spherical Gaussian surface of radius x concentric with the sphere। ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। चलिए हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक होगा, मतलब उसका भी सेंटर इसके साथ ही होगा। तो आई इमेजिन ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, मतलब इमेजिनरी सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स।
ये जो स्फेरिकल सरफेस में देख रहा हूं उसका रेडियस कितना है, x। क्या है रेडियस, x। मुझे इस सरफेस पे कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालने का तरीका क्या हुआ, कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, कितना एरिया से निकल के आ रहा है, जो एरिया उसको परपेंडिकुलर है। तो पहले बताओ कि जो इमेजिनरी सरफेस हम लिए इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। वो तो बाय गॉस लॉ डिपेंड करता है कि इसके अंदर क्या चार्ज है। क्या है, सारा चार्ज यहाँ पे रखा है, कितना है, Q। तो आप कहोगे फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स कमिंग आउट, और फाई क्या हो गया, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, इट इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन 0। पक्का मेंशन करना बाय गॉस लॉ, क्योंकि इसके लिए मार्क रहता है, ठीक है। AN एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लक्स, कौन सा एरिया, इट इज टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये जो टोटल गॉसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या था, इट वाज इक्वल टू x। तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर। तो E इंटेंसिटी ऑन दी सरफेस, इंटेंसिटी ऑन सरफेस कितना होगा, इट इज फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। हम नॉर्मल एरिया को AN लिखें तो इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी Q बाई एप्सिलॉन 0 बाय 4 पाई x स्क्वायर। यस, 4 पाई x स्क्वायर, which you can simplify as Q by 4 pi epsilon naught square। तो at any point outside the sphere, the distance from center is more than radius of the sphere, x is more than r। In that case the electric field is Q by 4 pi epsilon naught square। है समझ में। चलिए ये हम क्या देख लिए, ये हम देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर फॉर x ग्रेटर देन r। इफ x इज लेस देन r, if x is less than r, how to find out, let us try to find out। bit number 2, for x less than r, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। वीर जवानों, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ओरली दे दोगे अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो। ये तो था हमारा स्फीयर और ये था उसका रेडियस तो था r, और हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे यहाँ पे मतलब एक ऐसे जगह पे जो कि सेंटर से x डिस्टेंस में है। We do the same thing again. Let us imagine a Gaussian spherical surface again। अगर हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे तो ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करता है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। लेकिन ये तो मेटालिक स्फीयर था भैया, इसको कुछ भी चार्ज दो सारे बाहर आ जाते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस नाउ, 0। इफ नो फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ दिस, व्हाट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। समझ में आया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग ए गॉसियन सरफेस of radius x, no flux comes out as charge inside is 0। क्यों 0? क्योंकि कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो सरफेस में जाता है, हम पहला स्टेटमेंट में लिख चुके हैं।
So inside E is equal to 0 फ्लक्स बाय एरिया, कोई फ्लक्स ही नहीं निकल रहा है तो इंटेंसिटी क्या होगा? 0. सो इनसाइड दिस द इंटेंसिटी इज 0. क्या बातें समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? देख लो, समझाना मेरा काम है, समझने की कोशिश करना आपका काम है. मैं पूरे मन से कोशिश कर रहा हूं कि समझा दूं, आप पूरे मन से कोशिश करो कि समझ लोगे. देन द पीस ऑफ जॉब इज डन. मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप उतारने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, या फिर मैं खाली लिख दूंगा कुछ नहीं समझाऊंगा तो नहीं होगा. मैं जितना ताकत लगाऊंगा समझाने के लिए, आपको उतना ही ताकत लगाना है समझने के लिए. क्या समझ में आया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है. अब ये पूरा का पूरा डिस्कशन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आते हैं, बहुत सारे. चलो एक एक करके सारा चीजों को हम समझते हैं क्या क्या निकल के आता है. पहला चीज हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और जिसकी सरफेस पे Q चार्ज रखा है, तो जो जो चीजें समझ में आया उसको थोड़ा नोट करेंगे. दे विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला आया, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया तो आप कहोगे इट इज 0 वेयर x इज लेस देन r. अंदर है किसी पॉइंट में, x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. ध्यान रहे, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. फ्रॉम सेंटर. r क्या है? वो तो दिखा है, रेडियस है. q क्या है? वो तो चार्ज है. ठीक है. और हम देखें कि फॉर x ग्रेटर देन r इट वाज KQ by r square, और पूरे लिखे तो पूरा लिख सकते हो. इट इज Q by 4 pi epsilon naught r square, sorry epsilon naught x square. ठीक है. और अगर जस्ट सरफेस पे कहेंगे तो मतलब जब x इज इक्वल टू r है तब भी तो आप बाहर ही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q by 4 pi epsilon naught r square. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर. सबसे इंपोर्टेंट है जिसको लेके आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. समझ में आ गया? चलिए, जो चीजें समझ में आया उसको थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं. इफ आई गो फॉर an axis like this, just a minute. If I go for axis like this and I try to draw the variation of electric field with distance x, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ E को और इधर ड्रॉ कर रहा हूँ x को, और यहाँ पर दिया गया है कि ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज x is equal to r. क्लियर? ये डिस्टेंस अगर x इक्वल r हुआ, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? कोशिश करिए थोड़ा समझने के लिए. मैं थोड़ा थिक इंक में बनाता हूं. इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. ऑन द सरफेस मतलब एट x इक्वल टू r इट इज q by 4 pi epsilon naught r square, जिसको आप q by r कहते हो. मतलब सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया. समझ में आया? फिर उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हियर बिकम्स KQ by r square. फिर क्या हुआ? जैसे जैसे आप बाहर गए इलेक्ट्रिक फील्ड वाज KQ by x square, मतलब x बढ़ने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा. वो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेंगे. प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज.
तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? ये लिख लीजिए बढ़िया से। इज इट अंडरस्टूड? दो चीज इंपॉर्टेंट चीज बता, एक हुआ इक्वेशन, दूसरा हुआ हाउ इज द वेरिएशन ऑफ ग्राफ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा नोट किया जाए। क्या है? अगर ये क्यू कूलम चार्ज किसी स्फीयर के ऊपर नहीं होता, कहाँ होता? सेंटर में होता। सपोज भगा दो ये स्फीयर को, यहाँ पर क्यू कूलम चार्ज होता, तो यहां से x डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? वही q/4πε0x²। मतलब कोई स्फेरिकल चार्ज के लिए बाहर किसी पॉइंट में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, एनर्जी, कुछ भी निकालना है, एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरामीटर, you can consider the entire spherical charge is a concentrated point charge located at the center. समझ में आया? For calculation of electrostatic parameters or calculation of E outside, we can consider the total charge is a concentrated charge. कहां पे? At center. ये हो गया दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या ये वाला पॉइंट में आपको समझा पाया? बाहर किसी पॉइंट में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ये पूरा का पूरा चार्ज को आप पॉइंट चार्ज मानो। समझ में? अच्छा, बस समझ में आया। ये प्रूफ करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा स्फीयर है। हाँ, छोटा सा स्फीयर हम बना सकते हैं, इसे रेडीमेड स्फीयर हमारे पास। एक छोटा सा स्फीयर है और ये एक बड़ा सा स्फीयर है। ये दोनों स्फीयर का सेंटर एक जगह है। कहां पे? यहां पे। They are having their center at the same positions. और मान लो कि ये Q कूलम चार्ज इसमें है, Q कूलम चार्ज इसमें है। अब यहां से ये एक पॉइंट है और यहां से ये दूसरा पॉइंट है। अरे एक मिनट, ये आ गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। Now you see A and B are two points. A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, ये x डिस्टेंस में है, ये x डिस्टेंस में है। इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा केस में ज्यादा होगा? A में ज्यादा होगा कि B में ज्यादा होगा? सेम होगा। बस यही समझाने वाला था। बाहर जब निकाल रहे हो, ये 2r रेडियस है, r रेडियस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे E at A will be equal to E at B। क्या बात समझ में आ रहा है? There are two different cases। समझ में आया? इसके लिए A में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके लिए B में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही केस में Q बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, रेडियस अलग अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Is it understood? पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3 बड़े काम का चीज है, न्यूमेरिकल में अक्सर आ जाता है। हम देखें कि ऑन सरफेस E का वैल्यू था q/4πε0r²। कहा? ऑन दी सरफेस। अच्छा, चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस
क्योंकि चार्ज है तो व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया? चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। चलो इसको हम सिग्मा नाम से देते हैं। सिग्मा कितना है? क्यू चार्ज है। कितना एरिया पे? 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे। So charge density on the surface is q by 4 pi r square. Now look at this expression of E. तो क्या कहोगे? E on surface कितना हो गया? q by 4 pi r square की जगह हम सिग्मा लिख सकते हैं, तो मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये r के ऊपर डिपेंड ही नहीं किया। दो अलग अलग स्फीयर ले लो अलग अलग साइज का, अगर दोनों के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर है तो उनका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। क्या बात समझ में आ रहा है? ये याद रखना है, चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर दूसरा डेरिवेशन में जाएंगे। रिलेटेड डेरिवेशंस करते हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन सिंपल सा कि यहां पर मैं आपको दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर दे रहा हूं, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला। एक का रेडियस दिया है, एक का रेडियस दिया है r, दूसरा का रेडियस दिया है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, दूसरे का रेडियस दिया है 3r। ये दूसरे वाले का 3r है रेडियस, ठीक है, दूसरे वाले का रेडियस है 3r। इसमें है q चार्ज और इसमें है 2q चार्ज, ठीक है। कंसीडर the two concentric metallic spheres बात समझ में आया? अच्छा, फाइंड E at distance x from center where bit number 1 x is r by 2, bit number 2 x is 2r, bit number 3 x is 4r। ये सारे केसेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। कहां पे? एट ए डिस्टेंस r by 2, सेंटर से r by 2 डिस्टेंस में। ये चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं A। और कहां पे? एट ए डिस्टेंस 2r, मतलब यहां पे, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस तो 3r है, 2r यहां पर हुआ, ये पॉइंट हो गया B। और कहां पे? एट ए डिस्टेंस 4r, सो हियर समवेयर, इधर देंगे जगह नहीं हुआ, इधर दे देते हैं। एट ए डिस्टेंस 4r, एट ए डिस्टेंस 4r मतलब 8 पॉइंट C। ये सारा पॉइंट में मुझे पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। करने के लिए मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा दोनों स्फीयर को नेमिंग कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। दो स्फीयर है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, दिया गया है। एक का रेडियस r है तो दूसरे का 3r है, और चार्जेस आर अगेन डिफरेंट, एक में q चार्ज है दूसरे में 2q चार्ज है। चलिए ये वाला स्फीयर को नाम देते हैं फर्स्ट स्फीयर, ये सेकेंड स्फीयर। कोई भी पॉइंट में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो एट x = r/2 में निकालना चाहेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा फर्स्ट स्फीयर के लिए E1, सेकेंड स्फीयर के लिए E2। सो E at A जो कि यहां से r/2 डिस्टेंस में है, देखो पहला वाले के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाले के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वाला जो है Q वाला चार्ज, ये उसके अंदर है, ड्यू टू दिस Q कूलम चार्ज
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 है कि नहीं। इसका मतलब E1 इज 0। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है वो दूसरे का भी तो अंदर ही है, तो सेकेंड स्फीयर के लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो क्या हम 0 + 0 को 20 लिख सकते हैं, नहीं वो 20 हो जाता है, 0 ही लिखना है। आया समझ में, अंडरस्टूड। Yes, sir. क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में, एट x = 2r, मतलब E एट पॉइंट B वो भी पहला स्फीयर के लिए निकलेगा, दूसरे के लिए निकलेगा। कौन से स्फीयर के लिए B में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सेकेंड स्फीयर के लिए, क्योंकि अंदर है। तो E2 तो गया, खाली E1 निकालना है, E2 इज 0। और E1 कितना है, ये तो इससे बाहर है, बाहर तो आप इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हो, कितना चार्ज है Q, तो क्या होगा KQ डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या दिया गया है, 2r दिया गया है, 2r का स्क्वायर, सो इट इज KQ/4r स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से 8 पॉइंट C आप बता सकते हो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब x = 4r में E 8 पॉइंट C अगेन E1 + E2 दोनों निकालो, जोड़ो और सोचो कि आप बाहर हो, ये सारा चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, एज इफ कंसंट्रेटेड चार्जेस एट द सेंटर। तो Q चार्ज को सेंटर ले आओ, 2Q को भी सेंटर ले आओ, टोटल हो गया 3Q। और ये यहां से कितने दूर पे है, 4r डिस्टेंस पे है, तो आंसर हो जाएगा कि 3Q/4r का स्क्वायर, दैट इज 3KQ/16r स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है, क्योंकि x डिस्टेंस में कितना होता है KQ/x², x के जगह डाल दिए 4r। क्या मैं समझा पाया, Yes, sir. यस यस यस। मेरे ख्याल से इसका दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, मेरे लिए दूसरा क्वेश्चन बना दो। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए छोटा स्फीयर एंड हियर इज ए कंपैरेटिवली बड़ा स्फीयर, और दिया गया है कि इन दोनों का रेडियस, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। ये दिया गया है r, ये दिया गया है 2r। इसमें चार्ज है q और इसमें चार्ज है से 3Q, तो पुराना वाला हो गया, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड in the space। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ध्यान रहे कि जब हम कोई कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाल रहे थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे हो रहा था भैया, एट द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, तो हमें निकालना है सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और देखना है कि मैक्सिमम, यहां पर तो दो सरफेस है, देयर आर टू सरफेसेस हियर, तो हाँ जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो A में होगा या फिर B में होगा, दोनों निकालो और देखो कहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं चेक करना चाहूंगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q के लिए है कि 3Q के लिए है कि दोनों के लिए है। P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q के लिए है कि 3Q के लिए है कि दोनों के लिए है, ओनली Q के लिए है, क्योंकि 3Q के अंदर तो 0 है। एनीवे, तो A और B में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पहले निकालेंगे E@A किसके लिए निकलेगा, ओनली Q के लिए, कितना निकलेगा, सरफेस में फॉर्मूला होता है KQ/r²। E@B आप अभी इसके बाहर हो तो सारा चार्ज को सेंटर में ले आओ, कितना आ गया, K सेंटर में कितना चार्ज हो गया, 3Q, सेंटर में चार्ज हो गया 3Q, ये 3Q + Q कितना हो गया, 3Q + Q।
समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज यू आर आउटसाइड, तो ये सारा चार्ज को कंसंट्रेट करके सेंटर में ले आओ। सेंटर में ले आओ तो कितना चार्ज हो गया? 4q हो गया। k 4q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? 2r का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल रहा है? इट इज k 4q बाय 4r स्क्वायर kq बाय r स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया? EA इज इक्वल टू EB, और इससे बाहर जाओ तो घटेगा। तो आपको हो गए कितना वैल्यू है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का? दैट इज kq बाय r स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। क्या समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Two metal spheres of radii r and 2r have charges q and 6q if they are brought to contact and again separated away, then E is more on which surface? कौन सा सरफेस पे E ज्यादा होगा? दो स्फीयर थे, हाँ बोलो कहां पे ज्यादा होगा? एक छोटा स्फीयर था, छोटा सा स्फीयर, और एक बड़ा सा स्फीयर, दोनों में अलग अलग चार्ज थे, दोनों को टच करवाया फिर दूर ले गया। किसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा कि बी में ज्यादा होगा? समझ में आ रहा? ए में होगा, बी में होगा? पहले सोचो कि अगर दोनों को टच करवाएंगे, क्या दोनों के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा? यस, सिग्मा विल बी सेम ऑन बोथ द सरफेस, और सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, वो तो रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? बाय टचिंग द surface charge density will be same on both. Surface charge density will be same on both. E on surface is sigma by epsilon naught. Sigma by epsilon naught. So E will be same. Excuse me. On their surfaces. क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस समझ में आना जरूरी है। ओ ज्योतिर्मय साहब को लग रहा है कहाँ फंस गए यार, ये तेलुगु लग रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। तेलुगु जैसे लग रहा ना, फिजिक्स है, तेलुगु नहीं है ये। तो पहला वाला क्लासेस करोगे तो लगेगा कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में पहला क्लास है, हम लोग इतने सारे क्लास किया पाओगे तो लगेगा कि सर तेलुगु पढ़ा रहे हैं कि तमिल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं समझ में तो नहीं आ रहा। क्यों ज्योतिर्मय? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हो, स्टैंडिंग अंडर मतलब समझते हो ना। यू आर स्टैंडिंग, फिजिक्स ऐसे जा रहा है तो यू आर स्टैंडिंग अंडर। अंडरस्टैंडिंग मतलब आप समझ रहे हो। कौन सा है?
चीज याद रखना, बुधवार और शनिवार को झूठ नहीं बोलते, ठीक है, याद रखना। जिस दिन मेरा क्लास होता है उस दिन सुबह उठना कि मुझे झूठ नहीं बोलना है किसी भी हाल में, तब देखोगे बहुत ऊपर जाओगे। अगला क्वेश्चन लेट्स सी, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द क्लास विल डिस्कस एंड आई विल सजेस्ट यू समथिंग टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, plot variation of E for following concentric metallic spheres। क्या दिया है? ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, और दिया है कि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, और इसमें चार्ज दे दिया q और इसमें चार्ज दे दिया q। आपको प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बट बिफोर दैट पहले तो आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। सामने वाला लड़का को ज्यादा हंसी क्यों आ रहा है? कुछ चुटकुला बोल दिया क्या? बचपन में पढ़ाया गया था ना, ई फॉर बोल रहे फास्ट बेंच बॉय, ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट का फास्ट बेंच का पहला लड़का, डार्क ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? थोड़ा प्यार से बोल, बढ़िया से, जो समझ में आएगा। क्या है? शुभम महांती। ठीक। ई फॉर क्या होता है? जोर से बोल। ई फॉर, अब इसको वायरल कर देते हैं आप, गया। हाँ बोल, ई फॉर क्या है? ई फॉर, अरे यार ये नर्सरी नहीं पास किया। ई फॉर क्या है बोलो? बचपन में पढ़ा था ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर इंटेंसिटी होता है गधा। अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हर जगह ई को एलिफेंट समझेगा तो कैसे होगा? ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ई क्या है? बोलेगा एलिफेंट है। अरे इंटेंसिटी है। फॉर x लेस देन r, बताओ सेंटर से x डिस्टेंस में x लेस देन r मतलब अंदर, बढ़िया है। फॉर x इज इक्वल टू r, k क्यू बाई r स्क्वायर, बढ़िया है। फॉर x लाइंग बिटवीन r एंड 2r, ये यहाँ पे ये 2r है, सॉरी, r और 2r के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस x है ना, क्या आ जाएगा? k क्यू बाई x के है। अच्छा, फॉर x इक्वल टू 2r मतलब ऑन दी सरफेस,
के Q by 2R. क्योंकि टोटल चार्ज कितना हो गया सरफेस के लिए, दोनों चार्ज हो गया, के 2Q बाई 2R का स्क्वायर। ये कितना होता है, इट इज KQ बाई 2R स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर कितना है, इट इज कमिंग आउट टू बी KQ बाई 2R स्क्वायर। ठीक है। अब x अगर ग्रेटर देन 2R हो गया तो x ग्रेटर देन 2R मतलब बाहर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सोचो, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये सारे को पॉइंट चार्ज मान लो, मतलब 2Q चार्ज सेंटर में आ गया तो कितना हो जाएगा, K 2Q बाई के तो छूट गया, K 2Q बाई, ये जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, इसको थोड़ा भगाते हैं ऊपर। जस्ट ए मिनट, आई विल मेक सम स्पेस। ये भी आ रहा है, आ रहा है, हाँ ठीक है। अब पूछा है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 2R क्या होगा? आप बाहर हो तो यू कैन कंसीडर द एंटायर चार्ज एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज कितना है, 2Q है, सो K इंटू 2Q बाई डिस्टेंस कितना है, x, K 2Q बाई x स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. अब मुझे प्लॉट करना है, ध्यान से देखो। I want to plot the variation of electric field due to these concentric spherical charges. बोर्ड में नहीं आएगा, जिन लोगों को तकलीफ लग रहा है आंख बंद कर दो, लेकिन जरूरत की चीज है, थोड़ा सा सीख लो तो बाद में कब बताएंगे, अदरवाइज। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की जगह। अच्छा, इसमें ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है और ध्यान से थोड़ा देखना है कि ये सारे लोकेशन पे क्या हो रहा है। एक हुआ यहाँ पे, दूसरा हुआ यहाँ पे, और फिर बाहर। ये डिस्टेंस, ये x है, ये E है, और ये R है, ये 2R है। चलिए ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड यू फाइंड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, 0 है। एट x इज इक्वल टू R क्या था, KQ बाई R स्क्वायर, चढ़ गया तुरंत ऊपर, KQ बाई R स्क्वायर। कितना था, KQ बाई R स्क्वायर। ये कितना था, KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लिखते हैं इसको, KQ बाई R स्क्वायर। फिर क्या हुआ, जैसे आप बाहर गए, एज यू गो आउट, ये जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्यू के लिए, अंदर वाले क्यू के लिए था कि बाहर वाले क्यू के लिए था कि दोनों के लिए था? यहां पर ये जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जोन अंदर वाले के लिए था, और अंदर वाले के लिए जो होता है क्या होता है, ऐसा स्फेरिकल चार्ज है तो घटता है, ऐसे घटने लगा यहां तक आया। वो बात सही है। जैसे हम गए बाहर, जस्ट आउट, कितना हो गया, ये KQ बाई KQ स्क्वायर बाई 2R। मतलब हुआ क्या, बिफोर वी गो आउट हमें थोड़ा चेक करना चाहिए था यहाँ पे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड KQ बाई 4R का स्क्वायर। थोड़ा यहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए था कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 2R माइनस, मतलब 2R से थोड़ा सा कम जब है। देखो तो जब अंदर हम इस पॉइंट में हैं, आपको ड्रॉ करके दिखना है लेकिन थोड़ा समझना भी चाहिए, जब हम इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अंदर, तो यू आर एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2R जस्ट इनसाइड, जस्ट आउटसाइड भी 2R है, जस्ट इनसाइड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x लेस देन 2R, ये वाला। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ बाई 4R स्क्वायर, मतलब x के जगह 2R डालेंगे तो घटेगा, घट के बनेगा KQ बाई 4R स्क्वायर। तो यहां पर बन गया KQ बाई 4R स्क्वायर।
समझ में आ क्या? फिर जैसे हम बाहर गए तो x इक्वल 2r में आ गए, ये हो गया k⁴/2r², मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ जाएगा, ये 4r² था, ये बढ़ के हो गया 2r²। उसके बाद क्या होगा, जैसे बाहर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा, इट विल गो लाइक दिस। बस आपको वैल्यूज याद रखना है कि ये था k⁴/4r² और ये था k⁴/2r²। So the variation of electric field is looking like this। थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, बाद में वीडियो को इत्मीनान से देख लेना। तुम चाहो तो मैं इसको दोबारा समझा सकता हूं। मैं बोल रहा हूं कि बड़ा स्फीयर का अंदर वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बड़ा स्फीयर का अंदर वाली सरफेस पे सेंटर से डिस्टेंस 2r है, लेकिन 2r से थोड़ा सा कम है। जब 2r से कम है हमें ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, x के जगह 2r डालेंगे तो हो जाएगा k⁴/4r²। बड़ा स्फीयर का जस्ट आउटसाइड, तब भी x का वैल्यू 2r है, लेकिन आप बाहर हो तो x इक्वल 2r डालो तो आएगा k⁴/2r²। उसके बाद जैसे बाहर गए इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगा, इट गोज लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? बढ़िया। Now we have seen the electric field due to the spherical charge। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज। पहले आप बताओ कि कितने समय तक मुझे परमिशन है पढ़ाने के लिए? कितना हो गया? चलो बढ़िया है। एनीवे बट नेक्स्ट क्लास कम प्रिपेयर अप टू 8:30, थोड़ा ज़्यादा 2 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास पहली क्लास आए हो, यू हैव नॉट मेंटेन योर माइंड, तो करके आओ कि 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे, 6:30 से 8:30 कोशिश करेंगे। मूड नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो 8:30 बजे तक पढ़ने के लिए तैयार होकर आना। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़े पॉइंट चार्ज के लिए और स्पेरिकल चार्ज के लिए। सैटरडे को 6:30 में 6:30 में क्लास होगा, और हम लोग का जो उसमें पढ़ेंगे लाइन चार्ज के लिए। थोड़ा आज मेरी मदद करके जाओ, फिर हम लोग निकल जाएंगे आज की क्लास से। सपोज कोई एक लॉन्ग लाइन चार्ज है और इससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा ऐसे निकल रहा होगा। हमें एक गॉसियन सरफेस निकालना है, ओनली ए इंटेलिजेंट ब्रेन कैन आंसर। यहाँ से फ्लक्स चारों तरफ निकल रहा है, आपको एक गॉसियन सरफेस लेना है ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे। गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं? एन इमेजिनरी सरफेस व्हिच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। क्या बता सकते हो हमें कैसा सरफेस लेना चाहिए कि ये फ्लक्स उस सरफेस से नॉर्मल होके निकलेगा? बढ़िया है, बस यहीं पे आज की क्लास खत्म होता है। अगले क्लास हम ये निकालेंगे, और कैसे? बाय कंसीडरिंग ए सिलिंड्रिकल सरफेस। आई गिव यू दिस स्मॉल होमवर्क, प्लीज ट्राई। मैं अगले क्लास करने वाला हूँ। यहाँ पर है लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर। एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस r है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, और फिर निकालना पड़ेगा व्हाट इज द एरिया नॉर्मल टू दैट फ्लक्स। फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ठीक है, जिनका हो गया व्हाट्सएप में या फिर चैनल में उसका आंसर पक्का लिख के भेजना, और जो कि हम अगले क्लास करने वाले हैं। यू कैन डू इट। मैं पहला शुरू में ही बता रहा था, इफ यू वांट अंडरस्टैंड द गॉसियन सरफेस, चीजें बन जाता है। तो कोई अगर एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, उसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसे होगा? सिलिंड्रिकल सरफेस विथ लाइन चार्ज अलोंग द एक्सिस। अब मर्जी आपका है, निकाल दो कितना चार्ज है अंदर और कितना फ्लक्स निकल रहा है। उस फ्लक्स को परपेंडिकुलर होके क्या एरिया है? फ्लक्स का एरिया इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तो आता है तुम लोगों का स्कूल का डेरिवेशन में। अगर आप खुद से कर लोगे तो कितना संतुष्टि मिलेगा कि हाँ देखो सर ने बताया नहीं और मैं खुद कर लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड। और जिनका ये हो गया, चुप मत बैठना, दूसरा वाला करना। यहाँ पर कोई एक स्फेरिकल क्लाउड है, ये भी मैं अगले क्लास करने वाला हूँ। यहाँ पर एक स्फेरिकल क्लाउड है, क्लाउड स्फेरिकल है, कंडक्टिंग नहीं है, क्लाउड है। मतलब इसमें हर जगह चार्ज है, इट्स स्फेरिकल चार्ज्ड क्लाउड। अंदर हर जगह चार्ज भरा हुआ है, चार्ज इज देयर एवरीवेयर इन दिस क्लाउड।
ये क्लाउड में हर जगह चार्ज है, ये देखो चार्ज है, ये देखो और बन गया, ऐसे करके भरा हुआ है चार्जेस। कैसे भरा हुआ है? रो v कूलम पर मीटर क्यूब, ओवर एवरी 1 मीटर क्यूब यू फाइंड ए चार्ज ऑफ रो v कूलम्स, और इसका रेडियस r है। इसकी निकालना है अंदर at a distance x from the center and at a distance x from the center outside and inside। ये दो चीज मैं अगले क्लास करने वाला हूँ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ खत्म होगा अगले क्लास, उसके बाद ढेर सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, हाँ बोलो। लामड़ा फिर से बोलो, लामड़ा एल स्क्वायर बाई it is wrong, try again। फिर और मल्टीप्लाई, मतलब एल स्क्वायर भी रहेगा, आर स्क्वायर भी रहेगा, ऊपर रहेगा 2πr। गलत। जैसे तुम्हारा फोन का वो पासवर्ड होता है ना, 3 बार गलत बोलने से लॉक हो जाता है, तुम तीसरी बार बोल सकते हो फिर मैं लॉक हो जाऊंगा, 2 बार गलत बोल चुके हो। अरे भाई आपको निकालना है व्हाट इज द सरफेस एरिया। क्या आपको सरफेस एरिया निकालना आता है? कौन सा सरफेस से फ्लक्स निकल रहा होगा? फ्लैट सरफेस की कॉर्ड सरफेस? फ्लैट सरफेस कौन सा सरफेस से निकलेगा? फ्लैट सरफेस की कॉर्ड सरफेस? फ्लक्स तो इसे से निकल रहा है, कॉर्ड सरफेस। हाँ तो एरिया कितना हो गया? 2πr। कितना चार्ज है अंदर? लेंथ कितना है? l। लेंथ अगर अंदर l है तो चार्ज कितना है? लैम्डा l। फ्लक्स कितना निकलेगा? लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सा एरिया से निकल रहा है? 2πrl। और तुम्हारा l स्क्वायर कहां से आया? l को खा गया। वो हम अगले क्लास करने वाले हैं, और आप प्रूफ करो करके अपनी संतुष्टि के लिए कि e का वैल्यू आएगा लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट x और एप्सिलॉन नॉट r। ये आएगा जो कि हम करने वाले हैं। यू ट्राई। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि जो मैं करने वाला हूं तुम लोग ट्राई करके आओगे तो मैं करूंगा तो और अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास सैटरडे को 6:30 में। तब तक के लिए जय हिंद।